अंटार्कटिका अर्थ के साउथ पोल में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप है। यह सबसे दूर, सबसे वीरान और सबसे ठंडी कॉन्टिनेंट है। यहाँ इंसान का रहना इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ इंसान कई सालों से रहते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर कैसे? तो दोस्तों मैं बता दूं कि अंटार्कटिका इतना बड़ा है कि इसमें पूरा अमेरिका और पूरा इंडिया कवर हो सकता है। इतने बड़े एरिया का 98% सिर्फ बर्फ से भरा हुआ है और इतना कि 5 किलोमीटर गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ भरा हुआ है। यहाँ का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और साल में 1 या 2 बार गर्मी भी पड़ती है, लेकिन इस टाइम पे इसका टेम्परेचर -12 डिग्री तक जाता है। यहाँ का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे ही रहता है। इसी वजह से यहाँ का बर्फ गर्मी में भी मेल्ट नहीं होती है। यहाँ हर साल 2 इंच एडिशनल बर्फ पड़ती है और ये देखा जाए तो करोड़ों साल से 2 इंच बढ़ती ही जा रही है। सिर्फ बर्फ और टेम्परेचर ही यहाँ की जिंदगी में समस्या पैदा नहीं करती, बल्कि अंटार्कटिका में ह्यूमिडिटी 9 होने के बराबर है। नॉर्मली हमारे यहाँ हवा में 40 to 80% वाटर वेपर होते हैं। ये इंसान के सेहत के साथ साथ हमारे इकोसिस्टम के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन अंटार्कटिका में ह्यूमिडिटी लेवल 0.03% ही है। यही वजह है कि अंटार्कटिका में स्किन डिजीज और बॉडी के डिहाइड्रेट होना बहुत ही कॉमन है। इसके साथ साथ साउथ पोल सी लेवल से 9,800 फीट की एलिवेशन पे है। ये इतना खतरनाक तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए यह समस्या पैदा कर देती है। कुल मिलाकर ये कहे कि अंटार्कटिका इंसान के लिए बनाया ही नहीं गया था, फिर भी इंसान यहाँ मौजूद है। इसका सिर्फ एक वजह है और वो है रिसर्च। जिस तरह स्पेस भी इंसान के लिए नहीं बनाई गई, लेकिन फिर भी वहाँ इंसान रिसर्च के लिए रहते हैं, इसी तरह अंटार्कटिका में भी रिसर्च के लिए साइंटिस्ट को भेजा जाता है। ये है यहाँ का एमंडसन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन। ये एक अमेरिकन बेस है जहाँ पर गर्मियों में 150 और सर्दियों में टोटल 45 साइंटिस्ट और स्टाफ रहते हैं। साइंटिस्ट और स्टाफ को यहाँ तक पहुँचाने का सिर्फ एक जरिया है और वो है प्लेन के द्वारा। अंटार्कटिका में कोई भी एयरपोर्ट या रनवे मौजूद नहीं है और यहाँ के गहरी बर्फ के कारण नहीं बन सकता है। यहाँ का रनवे या एयरपोर्ट ना ही कंक्रीट से बनाई जाती है और ना ही तारकोल से। ये ऐसी चीज से बनाई जाती है जो यहाँ सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और वो है बर्फ। बर्फ पर रोलर चलाकर उसको सख्त किया जाता है, जिस पर जहाज लैंड कर सकता है। अंटार्कटिका में प्लेन की लैंडिंग करने के लिए पायलट की स्पेशल ट्रेनिंग की जाती है, क्योंकि ये आम रनवे नहीं बल्कि बहुत ही स्लिपरी होते हैं। कार्गो प्लेन के केसेस में जहाज की लैंडिंग गियर की जगह एक स्पेशल एसटी लैंडिंग गियर लगा होता है, क्योंकि कार्गो प्लेन का वजन बहुत ज़्यादा होता है और लैंडिंग गियर की जगह टायर लगा हो तो बर्फ के अंदर धंस भी सकता है। साउथ पोल अमेरिकन स्टेशन पहली बार 1956 में लकड़ी से बनाया गया था, जो तुरंत ही बर्फ में बदल गया। 1974 में इसको अपग्रेड करके एक जायंट इग्लो की शेप दी गई, जो पूरी बेस इसी इग्लो के अंदर रहती थी। लेकिन अमेरिकन का ये भी एक्सपेरिमेंट नाकाम रहा, क्योंकि सर्दियों में ये इग्लो भी बर्फ के अंदर चला जाता था, क्योंकि अंटार्कटिका साउथ पोल में है जहाँ 6 महीने सूरज होता है तो रात ही नहीं होती, और अगले 6 महीनों तक रात होती है तो सूरज निकलता ही नहीं है। इसी वजह से जिन 6 महीनों में सिर्फ रात होती थी तब इग्लू को बर्फ से बाहर नहीं निकाला जा सकता था, यानी स्टाफ को अगले 6 महीनों का वेट करना पड़ता था, जिसमें खुदाई करके इसको बर्फ से बाहर निकाला जा सकता था। इसमें टाइम भी लगता था और एक्स्ट्रा फ्यूल भी। 2008 में अमेरिका ने एक नए तरीके के साथ मैदान में उतरा और इग्लू को रिप्लेस करके ये चीज़ बनाई। इस बिल्डिंग की खास बात यह है कि इसकी शेप एरोडायनेमिक है और इसको हाइड्रोलिक
पिलर्स पर बर्फ से थोड़ा उठाकर खड़ा किया गया है। एरोडायनेमिक शेप की वजह से तेज हवाएं इसके ऊपर और नीचे बर्फ को इकट्ठा नहीं होने देती, लेकिन हर 10 सालों के बाद फिर भी इसके नीचे बर्फ इकट्ठा हो जाती है, लेकिन अब इसको आसानी से अपलिफ्ट किया जा सकता है। अंटार्कटिका एक फ्री कंटिनेंट है, यानी कोई भी कंट्री इसको अपने कब्जे में नहीं ले सकती है। यहाँ पर 29 कंट्री के अपने अपने रिसर्च स्टेशन बने हैं, लेकिन सवाल ये है साउथ पोल में कौन सी ऐसी रिसर्च होती है जो दुनिया में कहीं और मुमकिन ही नहीं। तो मैं बता दूं, यहाँ ज़्यादातर स्पेस रिलेटेड और एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च होती है। नॉर्मली हवा में उपस्थित वेपर्स आसमान को धुंधला कर देता है, और यदि हम टॉपिकल एटमॉस्फेयर में टेलीस्कोप लगाएंगे तो ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाएंगे। साउथ पोल में ह्यूमिडिटी न होने की वजह से आसमान बहुत क्लियर नज़र आता है, और टेलीस्कोप स्पेस में लाखों लाइट दूर तक आसानी से देख सकते हैं। ये है ब्लैक होल की फ़ोटो जिसको 2019 में पहली बार कैप्चर किया गया था। इस फोटो को भी कैप्चर करने में साउथ पोल में लगे टेलीस्कोप का सबसे बड़ा हाथ था। एस्ट्रोनॉमी के अलावा यहाँ आइस कोर पर भी रिसर्च होती है। लाखों करोड़ों साल पहले अर्थ का क्लाइमेट कैसा था, तब हवा में कौन से पार्टिकल और गैसेस थी, ये सारे राज अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे छुपे हैं। इन आइस कोर को निकालकर रिसर्च करी जाती है और ये भी पता लगाया जाता है कि किस दौर में यहाँ क्या कुछ हुआ था। साउथ पोल में हर्श वेदर कंडीशन के कारण यहाँ कम से कम रिसर्चर को भेजा जाता है। रिसर्चर सिर्फ इक्विपमेंट लुक कैप्चर करते हैं और सारा डेटा यहाँ से अपनी अपनी कंट्री में भेजना होता है। जैसे यहाँ आने का सिर्फ एक ही जरिया है, वैसे ही यहाँ से निकलने का सिर्फ यही जरिया है। साउथ पोल में सिर्फ 3 महीनों का पीरियड होता है जिसमें एयरक्राफ्ट आ या जा सकता है, बाकी पूरा साल यहाँ से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। अंटार्कटिका से भी कहीं दूर ह्यूमिडिटी अगर कहीं और है तो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, लेकिन यहाँ मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को भी अगर स्पेस से इवैक्यूएट करना हो तो वे किसी भी वक्त अपने आप को ओशन यानी समुद्र में लैंड करा सकते हैं, लेकिन इवैक्यूएशन का ऑप्शन अंटार्कटिका में है ही नहीं। इमरजेंसी के लिए यहाँ डॉक्टर तो मौजूद होते हैं, लेकिन सीरियस केसेस में वीडियो लिंक के जरिए अमेरिका में बैठे डॉक्टर का पैनल भी मौजूद होता है, और ये वीडियो लिंक इंटरनेट पे काम करता है। और यहाँ इंटरनेट भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बाकी पूरी दुनिया में इंटरनेट लोकेशन रिमोट पर सैटेलाइट के जरिए चल सकता है। कमर्शियल सैटेलाइट अर्थ के सिर्फ उन हिस्सों को कवर करती है जहां ज़्यादा आबादी होती है। जैसे कि आप ग्लोब पे देख सकते हैं कि साउथ पोल हमारे प्लेनेट का लिटरली बॉटम है। अर्थ का ऑर्बिट करती सैटेलाइट साउथ पोल के ऊपर से गुजरती ही नहीं है। इसी वजह से यहाँ सैटेलाइट के सिग्नल रिसीव नहीं होते। सिर्फ कुछ सैटेलाइट हैं जिनके सिग्नल साउथ पोल की ओर जाते हैं, वो भी सिर्फ चंद मिनटों या घंटों के लिए। यहाँ इंटरनेट यूज करने के लिए भी स्पेसिफिक टाइम का वेट करना पड़ता है। जब सैटेलाइट साउथ पोल के करीब से गुजरेगी तभी सिग्नल रिसीव होंगे। पूरे 24 घंटों में यहाँ सिर्फ 3 घंटे और 50 मिनटों के लिए ही इंटरनेट चलता है। इसी टाइम फ्रेम में स्पेसिफिक डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है और रिसर्चर अपनी फैमिली से कनेक्ट हो पाते हैं। इसके अलावा साउथ पोल में वेस्ट मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा इशू है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इस कॉन्टिनेंट को पोल्यूशन और वेस्ट फ्री रखना सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर यहाँ थोड़ी सी भी पोल्यूशन हुई तो वो साइंटिफिक रिसर्च का असर अंदाज कर सकती है। इसका मतलब यह है कि यहाँ जो चीज़ आएगी उसको वापस भी जाना है। यहाँ स्टेशन का वेस्ट पूरे साल इकट्ठा करके उसको कॉस्ट पे मौजूद मकमुर्दो स्टेशन पे ट्रांसफ़र किया जाता है, जहाँ इस वेस्ट को प्रोसेस करके साल में एक बार आने वाली शिप पर वापस रवाना कर दिया जाता है। विंटर सीजन में साउथ पोल स्टेशन पे 45 लोग ही होते हैं। इन लोगों को अच्छी तरह से
जांच पड़ताल करके मिशन के लिए सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये वो पीरियड होता है जिसमें अगर कोई नई कहानी होगी तो उनको यहाँ से निकालना या बाहर की दुनिया में रवाना करना नामुमकिन हो जाता है। ये क्रू हर तरफ के सिचुएशन से निपटने के लिए फिट होता है। इस पीरियड में 6 महीनों तक सिर्फ रात होती है और एंजाइटी, डिप्रेशन और होम सिकनेस बहुत कॉमनली पाए जाते हैं और इस मुश्किल घड़ी में यहाँ कम्युनिकेशन न होने के बराबर होता है। पूरे 6 महीनों तक लिमिटेड रिसोर्स पर गुजारा करना पड़ता है। उम्मीद है आप इस इंफॉर्मेशन को अपने तक सीमित नहीं रखेंगे और इसे और लोगों तक पहुंचाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।